हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपके हिंदी के मैं फिर से 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि खोपड़ी खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका दिमाग में कीड़ा होना, ऑप्शन बी है आपका सिर में खुजली होना, ऑप्शन सी है आपका मार से सिर फट जाना, या ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी दुविधा में पड़ जाना। खोपड़ी खुलना का हो जाएगा अर्थ दुविधा में पड़ जाना। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न दूसरा है कि 3-5 करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है तितर बितर करना, बी है बड़बड़ाना, सी है पागलों की सी बातें करना, और डी है आपका घुमाव फिराव करना। तो 3-5 करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा चौथा सही, घुमाव फिराव करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, शैतान के कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है नालायक होना, बी बेसमझ होना, सी नास्तिक होना, या डी चालाक होना। तो यहां पे आपका जो आंसर है तीसरे क्वेश्चन का वो डी सही हो जाएगा, यानी चालाक होना। शैतान के कान कतरना का मतलब है चालाक होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका चौथा है कि अंतड़ियों पर बल खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है आराम करना, ऑप्शन बी है भूख मिटाना, ऑप्शन सी है प्यास दूर करना, ऑप्शन डी है अपना भेद प्रकट कर देना। तो अंतड़ियों पर बल खोलना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अपना भेद प्रकट कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न 5 से 6 तक आपके दिए गए हैं। नीचे कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, प्रत्येक के 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं। उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 5वां है, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है बाजा बजाना, बी है खुशी का मौसम, सी है असंगत बातें करना, या डी है शादी का गीत गाना। तो हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, यानी असंगत बातें करना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 6ठा है, जाके पांव न फटे बिबाई सो क्या जाने पीर पराई का लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है दयालु होना, बी है दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, सी है कठोर होना, डी है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो यहां आपका आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी चौथा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है 7वां है, अशरफी की लूट और कोयले पर छाप लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है विद्वान और मूर्ख के अंतर का अभाव होना, और अगला जो आपका ऑप्शन है इसी का नंबर दूसरा है बी ऑप्शन, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना और तुच्छ की सुरक्षा करना, सी हो जाएगा कंजूस होना, और डी आपका है दूसरे का धन लूट कर अपनी संपत्ति बढ़ाना। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 यानी अशरफी की लूट और कोयले पर छाप, इसका जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना और तुच्छ की सुरक्षा करना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है 8 से 6, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रयुक्त अलंकार के भेद चयन करना है, यानी अलंकार बताना है कि पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। प्रश्न आपका 8 है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे करु समूल को मिलाए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार है, बी विरोधाभास अलंकार है, सी श्लेष अलंकार है, डी रूपक अलंकार है। तो इन पंक्तियों में आपका रूपक अलंकार है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 9वां है कि अव अली रही गुलाब में अपत कटीली डार मोस्ट उदाहरण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अव अली रही गुलाब में अपत कटीली डार पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार है, बी उत्प्रेक्षा अलंकार है,
सी अनियोक्ति अलंकार है, या डी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनियोक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आपका प्रश्न 10वां है, तू रूप में किरण में सौंदर्य है सुमन में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभावना अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, सी यथासंख्य अलंकार है, या डी उल्लेख अलंकार है। तो यहां पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उल्लेख अलंकार है। तू रूप में किरण में सौंदर्य है सुमन में, यानी उल्लेख हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपका प्रश्न आपका 11 है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन ए आदिकाल की है, बी रीतिकाल की है, सी भक्ति काल की है, या डी आधुनिक काल की है। तो यहां आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आदिकाल के। पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो आपकी आदिकाल की है। प्रश्न अगला है आपका, प्रश्न नंबर 12 है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? ऑप्शन ए आदिकाल कहा है, ऑप्शन बी चारण काल कहा है, ऑप्शन सी वीर गाथा काल कहा है, या ऑप्शन डी सिद्ध सामंत काल कहा है। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके अगले दिए गए हैं और कहा गया है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न दी गई है रचना, और रचनांश के रचयिता के नाम आपको बताने हैं कौन होंगे। ठीक है, प्रश्न आपका 13 है कि तमस जो रचना है वो किनकी है? ऑप्शन ए नागार्जुन की है, बी रांगे राघव की है, सी भीष्म शाहानी की है, या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी तमस जो रचना है उसके रचनाकार भीष्म शाहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है आपका कि निर्मला रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद हैं, बी जयशंकर प्रसाद हैं, सी जैनेन्द्र हैं, या डी राजेंद्र यादव हैं। तो यहाँ पे निर्मला रचना के रचनाकार जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 15 है कि आधे अधूरे रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर हैं, बी मोहन बल्लभ पंत हैं, सी मोहन राकेश हैं, या डी लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सी जो है वो यानी तीसरा वो सही हो जाएगा, यानी मोहन राकेश हैं आधे अधूरे के रचनाकार। प्रश्न नंबर आपका 16 है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन सी कवित्री, या ऑप्शन डी कवित्री। तो यहाँ पे जो शुद्ध लिखा जाता है यानी कवि का जो स्त्रीलिंग है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी अंग्रेजी मूलक नहीं है? ऑप्शन ए कलम, बी दाग, सी किला, या ऑप्शन डी जल। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, नहीं जल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपको निम्न प्रश्नों में से अशुद्ध प्रश्न शब्द चयन करना है, कौन सा अशुद्ध लिखा है? प्रश्न नंबर आपका 18 है, संस्कृति, बी उन्नतशील, सी पृथक, या डी तदुपरांत। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, नहीं पृथक। तो पृथक कुछ आपका जो इस तरीके से, सॉरी, प्रश्न नंबर 18 है, पृथक इस तरीके से आपका लिखा जाता है, पृथक। ठीक है, चलिए प्रश्न आपका 19 है, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, सॉरी अशुद्ध लिखा हुआ है। सदुपदेश, निस्वार्थ, यथेष्ट, या इनकार। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा, निस्वार्थ, निहि धन स्वार्थ, निस्वार्थ यानी विसर्गें आएंगी तब सही लिखा होगा, यहां पे ये गलत लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर आपका 20 है, खटाई में पड़ना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अचार डालना, बी अनिश्चित रहना, सी दूध फट जाना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां ऑप्शन आपका जो 20 का है वो बी आपका सही हो जाएगा, अनिश्चित रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है 21 कि पेड़ से फल गिरना निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक कौन से? पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, इसमें कारक कौन सा है? ऑप्शन ए करण कारक है, बी अपादान कारक है, सी संबंध कारक है, या डी संबोधन कारक है। तो यहां आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी अपादान कारक।
जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही है तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 22 है, योग मूलावस्था है तो उत्तमावस्था क्या होगा, यानी योग की उत्तमावस्था क्या होगा। ऑप्शन ए योग होगा, बी योगोत्तर होगा, सी योगोत्तम होगा, या डी सर्वोत्तम होगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, नहीं योगोत्तम होगा। तर लगा है तो उत्तरावस्था है और तम लगा है तो उत्तमावस्था है। प्रश्न नंबर आपका 23 है कि किस क्रमांक में शुत और शुत यानी सूत और शुत शब्द युग्म का सही अर्थभेद है, यानी सूत शब्द का अर्थ क्या होता है और शुत शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है सारथी पुत्र, बी सारथी धागा, सी धागा घोड़ा, और डी पुत्र और सुई। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सारथी और पुत्र। ठीक है, यानी सूत का मतलब है सारथी और सुत का मतलब है पुत्र। वैसे यहां पे मुझे लग रहा है इस प्रश्न में मुझे डाउट लग रहा है, इसलिए इस प्रश्न को अभी छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 24 है कि महान शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए तुच्छ, बी छोटा, सी क्षुद्र, या डी अमहान। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो महान का हो जाएगा तुच्छ, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 25 है कि दारिद्र्य शब्द का विलोम क्या होगा। यश होगा, संपत्ति होगा, वैभव होगा, या ऑप्शन डी कौशल होगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी वैभव। आगे बढ़ेंगे और इसमें कहा गया है अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। प्रश्न नंबर 26 है बच्चों से गुस्सा मत करो। अब ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें शुद्ध चुनना है। बच्चों को गुस्सा मत करो, ऑप्शन ए सही होगा। बी बच्चों पर गुस्सा मत करो, या ऑप्शन सी बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, या ऑप्शन डी बच्चों का गुस्सा मत करो। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, यानी बच्चों पर गुस्सा मत करो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 27 है मैं यहां कुशलता पूर्वक मैं हूं। वाक्य में शुद्ध छांटना है। मैं यहां कुशलता पूर्वक में हूं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मैं यहां कुशलता पूर्वक ने हूं, ऑप्शन सी मैं यहां कुशलता में हूं, या ऑप्शन डी मैं यहां कुशलता पूर्वक हूं। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो डी आपका सही हो जाएगा, यानी मैं यहां कुशलता पूर्वक हूं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 28 है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए वत्सला, बी पौत्री, सी गौरी, या डी आत्मजा। तो यहां पे पुत्री का जो पर्यायवाची है वो आपका आत्मजा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है निर्झरणी, बी तरंगिणी, सी तरड़ी, और डी शरता। तो यहां पे जो नदी का जो पर्यायवाची है वो आपका तरड़ी नहीं है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 है कि हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा। ऑप्शन ए बहुत अधिक बोलना, बी सपनों की दुनिया में रहना, सी हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना, या डी बहुत तेज दौड़ना। यानी हवा से बातें करने का अर्थ हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये 30 मोस्ट प्रश्न करा दिए हैं और ये आपके प्रत्येक एग्जाम के, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।